एक आदमी जो कार से कहीं जा रहा है और वो बहुत ही खुश नजर आ रहा है, लेकिन अचानक उसकी टक्कर हो गई। पर 1 मिनट टक्कर हुई किससे? यहाँ तो कोई चीज है ही नहीं। और इतने में उसका दोस्त वहाँ एंडी आ जाता है, जिसने जब अपने दोस्त की हालत देखी तो वो दंग रह गया। इसका ना ही सर है, ना ही आंख है और ना ही नाक है, फिर ये जिंदा कैसे है? अब जब उस चीज को देखा जिससे कि इनकी टक्कर हुई थी तो पता चला कि ये इनविजिबल वॉल है जो कि बीहड़ रेगिस्तान में उसके सामने आकर खड़ी हो गई। अब उसने बहुत कोशिश की कि उसे बाहर निकलने की, लेकिन हर बार हाथ में सिर्फ नाकामी ही आई। एक आदमी अपनी कार से अपने घर की तरफ जा रहा है। अचानक उसे कोई मदद मांगता हुआ दिख गया, पर वो रुका नहीं बल्कि वहां से आगे निकल गया। लेकिन कुछ ही समय के बाद वो वापस आया, लौटा। इस बारी उसने कार को रिवर्स किया और इसी आदमी के ऊपर अपनी कार को चढ़ा दी, जिससे वो बेचारा वहीं गिरा पड़ा। विक्टर बाहर निकला अपना सूटकेस लेकर, जिसमें उसके काम की चीजें हुआ करती थी। दरअसल वो मशीन के पार्ट्स को बेचकर अपना रहना सहना करता है। पर आज तक किसी को ये समझ नहीं आया कि उसके दिमाग में चलता क्या है, क्योंकि किसी भी समय वो कुछ भी कर देता है। और सबसे मजा उसे सिर्फ एक ही काम करने में आता, वो था लोगों को तड़पाना। जैसे कि अभी वो उस गिरे हुए इंसान की जीभ को काट देता और जिंदा हालत में। अब थोड़ी देर वहीं बैठा रहा और इसी दौरान उसे एक आवाज सुनाई दी, जिसने उसे आदेश दिया कि अब इसे पूरा खत्म कर दो। उसने फिर उस कार को आगे लिया और इसे पूरी तरह से चढ़ाते हुए गुजर गया। इसमें वो मारा जाता है। आगे जाकर हमने देखा कि वो एक सुनसान बीहड़ इलाके में बदबूदार घर में रहता है, जहाँ उसे जाना पसंद नहीं है, पर वो मजबूर है, इसीलिए वहां उसे जाना पड़ता है। एक दिन उसके पीछा करते हुए ऑफिसर रेड वहां पहुंचता है। उसने चुपके से उसके घर में घुस गया और उसे पकड़ लिया। उसने हाथों को वहीं टेबल पर बांध दिया। जब उसने आसपास की चीजों को देखा तो उसका गला सूख गया। वहां बदबू इसलिए थी क्योंकि विक्टर ने लोगों को जिंदा सरों को वहीं काट कर रखा हुआ था। चारों तरफ इंसानों के अंगों की नुमाइश थी। हर तरफ उसे सिर्फ खून ही खून नजर आ रहा था, जो देखकर उसे इतनी बेचैनी होने लगती है कि वो फौरन बाहर आ गया। अब हेड बेस पर उसे संपर्क करके फोर्स भेजने को कहता है, लेकिन जब तक वो पीछे मुड़ता वहां विक्टर खड़ा हुआ मिला। वो हैरान था कि आखिर वो आज़ाद कैसे हुआ। और तब उसने उसके हाथों की तरफ देखा तो पता चला कि उसने अपने हाथ को ही काट लिया है और जिस आरी से उसे ये काम किया है वो अभी उसके हाथ में है। रेड तो फौरन अपनी बंदूक वगैरह वहीं छोड़कर भागना लगता है, लेकिन तभी विक्टर ने शूट किया हवा में और वहीं रोकने को कहा। उसका कहना था कि उसका काम हो चुका है। उसे जितने दिन काम करने को कहा गया था उसने वो कर दिया है और अब वो उसे अरेस्ट कर सकता है। इतना कहकर उसे अपने हाथ खड़े कर दिए। सीन कट हुआ, हमने उसे स्टेशन में देखा, जहां उसके सामने एक लेडी ऑफिसर थी जो उसे कुछ पूछताछ करती है कि आखिर वो ये क्यों करता है। इसने जवाब दिया कि आप ये क्यों करती हो। उधर से जवाब आया क्योंकि ये मेरा काम है। तो विक्टर ने भी कहा कि ये भी मेरा काम है। ऑफिसर ने फिर सवाल पूछा, काम तो हम किसी के कहने पर करते हैं ना, तुम किसके कहने पर ये सब कुछ करते हो। उस दिन उसने बताया कि उसे एक आवाज करवाती है ये सब कुछ, जिसने उसे ये कहा कि मरने के बाद उसे यही तो करना है, इसीलिए अभी से थोड़ी प्रैक्टिस करनी होगी, जो कि मैंने पूरी कर ली है और अब मैं मरने जा रहा हूँ। सामने बैठी ऑफिसर को उसकी कही बात काफी डरावनी लगती है, क्योंकि ये इंसान सच में साइको है, ऐसा उसे लगता है। उसने अपने लोगों से कहा कि इसे मौत की सजा दो ताकि आगे जाकर ये किसी को ना मारे। जाते हुए वो लेडी इतना कहते हुए जाती है कि दुनिया में ऐसी कोई आवाज आज से पहले कभी किसी ने नहीं सुनी, तो इसका मतलब यही है कि ये आवाजें नकली है, सिर्फ तुम्हारा ये भ्रम है। विक्टर एक डेविल स्माइल देते हुए बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है, मुझे इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वहां जितने भी लोग थे सब उसकी बात को सुनकर दंग रह गए। भला कोई इतना जालिम कैसे हो सकता है, और इसीलिए कुछ ही दिन के भीतर उसे मौत की सजा दे दी जाती है। अब विक्टर को एक गैस चेंबर में बंद करके मार दिया जाता है। कहानी आज के समय में आती है जहां में ऑफिसर रेड को अपने बेटे हैरिस के साथ बैठा हुआ देखते हैं। उसके रिटायरमेंट के दिन काफी करीब है, इसीलिए वो इन दिनों उसे काफी कुछ बातें सिखाता है जिससे कि उसे अपने आने वाले केसेस में मदद मिले। इसी दौरान वहां एक वेट्रेस आई जिसने अभी अभी ज्वाइन किया था। इतने में दोनों बाप बेटी की नजर टीवी पर गई, जहां दिखाया जा रहा है कि कैसे एक कसीनो के अंदर कुछ डकैत घुस आए। उन्होंने जितने भी लोग थे वहां मौजूद सभी को लूटा, यहाँ तक कि कुछ को मार भी डाला। ये न्यूज आग की तरह पूरे अमेरिका में फैल जाती है। इस बीच हम बाहर 3 दोस्तों को देखते हैं, जिसमें एक लड़का बुरी तरह से घायल था। उसका दोस्त एंडी उसे गाड़ी से बाहर लेकर आता है ताकि वो इसका इलाज करवा सके, लेकिन जॉन तो बार बार कार में जाकर बैठ जाता है, इसीलिए बिली बहुत ज्यादा परेशान था। इतने में रेड बाहर आ गया। ये लोग शहर की तरफ जा रहे थे कि उसी दौरान रेड की नजर जमीन पर पड़े खून पर गई। अब पहले तो उसे ये कुछ और लगा, लेकिन जब घुटने के बल बैठकर उसने चेक किया तो उसे एहसास हुआ कि ये एकदम ताजा है। वहां अंदर कैफे में माया अपने काम को खत्म करके अब घर जा रही है कि तभी पीछे से एंडी ने उसे पुकारा, जो सुन वो रुक गई।
इसे साफ पता चलता है कि दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं, लेकिन बीते कुछ महीनों में इनके बीच काफी मनमुटाव हुआ था, जिसके कारण अब माया उसे बात नहीं करती। लेकिन एंडी आज उसे अपने लिए नहीं बल्कि अपने दोस्त के लिए आया है, क्योंकि वो बुरी तरह से जख्मी है। हम उसे हॉस्पिटल लेकर नहीं जा सकते, इसलिए मैं इसे यहीं छोड़कर जा रहा हूँ। मेरे जाने के बाद तुम पुलिस को कॉल कर देना ताकि वो आकर उसे लेकर जाए। माया को कुछ समझ में नहीं आता कि ऐसा वो ये सब क्यों कर रहा है। तभी उसने देखा कि बाहर वो दोनों ऑफिसर घूम रहे हैं। वो डर के मारे अंदर चला गया। इधर रेड को बिली दिख जाता है, पर वो श्योर नहीं था कि ये कौन है, और इसीलिए उसने बे से कांटेक्ट करके उन डकैत का हुलिया मांगा जिसने अभी अभी कसीनो लूटा है। उन्होंने पूरा हुलिया बताया जो हूबहू बिली से मिलता है। फिर क्या था, हैरिस ने गोलीबारी शुरू कर दी। पीछे से रेड भी उसके साथ देता है। जब बिली ने खुद पर गोलियां चलाते हुए देखा तो वो कार के अंदर जा बैठा, और सही मौके पर हैरिसन ने उसकी कार पर कई बार शूट करके उसे पंचर कर दिया। तो पीछे से रेड ने भी जिस पेट्रोल पंप से वो पेट्रोल भर रहा था उसी में आग लगा दी। इससे उसकी कार भी जलना शुरू हो गई। इतने में अंदर से एंडी आया, पर अकेले नहीं बल्कि उसने बंदूक की नोक पर माया को ले रखा था। उसका कहना है उन्हें जाने दो, वो किसी को मारना नहीं चाहता, बल्कि उन्हें तो सिर्फ मदद की जरूरत है क्योंकि उसका दोस्त मर रहा है। कि तभी एलिसन नाम का डॉक्टर पीछे से बोली, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, पर शायद अब देर हो चुकी है क्योंकि कार ने आग पकड़ ली है। तो बिल्ली डकैत को पैसों को लेकर भागने लगता है, पर हैरिस कार के अंदर जख्मी हालत में पड़े जॉन को बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन गेट जाम हो चुका है, इसीलिए वो खुद नहीं रहा। रेड उसे भागने को बोलती हुई किसी भी समय कार फट सकती है, लेकिन हैरिस अभी भी पूरी कोशिश करता है। लेकिन जब उसे ये लगने लगा कि अब वो उसे नहीं बचा पाएगा तो वो वहां से दूर भागा। कि तभी अचानक पूरी कार फट गई, जिसे एक जोरदार धमाका हुआ और हैरिस उस धमाके के कारण बहुत दूर जाकर गिरा। एलिसन भागते हुए उसके पास आई ताकि देख सके कि उसे ज्यादा चोट वगैरह तो नहीं आई। इधर बैली के पूरे पैसे बिखर चुके हैं, तो वो उन्हें फौरन वापस से बैग में भरना शुरू करता है। तो वहां एंडी माया को पकड़ के बाहर आ गया, लेकिन तभी उसी समय कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। पूरी जमीन खिसकने लगी। अचानक एक तेज भूकंप आया जिससे ये तीनों ही वहां से दूर भाग गए। इधर रेड भागते हुए अपने बेटे के पास आया और उसे फौरन उठाया। इन्होंने पुलिस से मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन वायरलेस में अब कोई नेटवर्क नहीं था। उस भूचाल की वजह से सारे नेटवर्क जा चुके हैं। इतने में हमने बिली को देखा जिसे शेरिफ की कार दिख गई। उसी के बगल में एक ग्रे रंग की कार भी थी जिसे वो वहां से लेकर भाग सकता है। दरअसल वो कार माया की थी, लेकिन उसने बताया कि उसकी चाबियां कैफे में। अगर तुम्हें इस कार को भगाना है तो वापस होटल जाना होगा। तीनों ही परेशान थे क्योंकि वहां जाना भी ठीक नहीं है। इस बीच रेड को वायरलेस पर एक मैसेज आता है जो कि एक पुलिस वाले का था। वो स्टेशन पर रिपोर्ट करता है कि मैं यहाँ धमाके वाले पेट्रोल पंप पर आ गया हूँ, परंतु मुझे यहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा है। जो सुन रेड ने कहा कि वो हमें देख नहीं पाएगा क्योंकि हम पीछे जो खड़े हैं, चलो उस तरफ चलो। इस बीच हैरिस को अजीब सी बू आती है जिसका अचानक से आना कुछ ठीक वाइब नहीं दे रहा था। लेकिन जब रेड ने भी इस स्मेल को सूंघा तो उसके शक्ल पर 12 बज गए। एलिसन का कहना था हो सकता है कि आसपास कोई जानवर मरा हो। जब ये लोग दूसरी साइड पर आए तो इन्हें वहां भी कोई नजर नहीं आया, जो देखकर ये हैरान थे क्योंकि अभी तो ऑफिसर ने मैसेज दिया था, फिर अब वो कहाँ चला गया। तो हैरिस ने देखा कि जॉन की लाश भी कार से गायब है। तो रेड बोला कि अरे वो जलकर राख हो गया होगा। दूसरी सीन में माया और एंडी दोनों चुपके से कैफे में घुस जाते हैं और माया को चाबियां मिल गई जिसको उसने एंडी को दे दिया और उसे छोड़ने को कहा। लेकिन दूसरी ओर जब बिली उस कैफे के होटल में गया तो उसे बहुत ही अजीब सी बदबू आई। जब उस पर्दे को हटाकर देखा तो वहां एक रैबिट मरा था। उसी रूम में उसे एक पेशेंट आदमी भी दिखता है जो उसे डर के मारे भागने लगता है, जिसको हैरिस ने देख लिया था। लेकिन वो हैरान था कि ये देखकर कि यहाँ इस बीहड़ भला कोई पेशेंट क्यों आएगा। इतने में पीछे से बिली ने आकर एलिसन को बंदूक की नोक पर ले लिया। रेड उस पर गोली चलाने ही वाला था कि इतने में इनकी नजर फिर से उसी पेशेंट पर गई जो अभी भी भाग रहा था, पर अब उसका दिल वाली जगह पर एक बड़ा सा होल था जिसमें से लगातार खून बह रहा है, किसी ट्यूबवेल की तरह, जिससे वो वहीं गिरकर मारा गया। अभी तक तो वो ठीक था, अचानक उसे क्या हो गया। एंडी को चाबी मिल गई है, इसीलिए वो बिली को लेकर वहां से भाग गया। रेड ने भी गोली नहीं चलाई क्योंकि उनके पास अब गोलियां ही खत्म हो चुकी है। एलिसन और रेड दोनों ही उस आदमी की लाश के पास होते हुए हैरिस से मदद ढूंढने के लिए चले गए। एलिसन जब उस लाश को देखती है तो उसे ऐसा लगता है कि जैसे कि मानो किसी ने इस आदमी को जिंदा हालत में उसके दिल को बाहर निकाला हो और फिर इसे इस बीहड़ में छोड़ दिया हो। लेकिन इतनी जल्दी भला कौन ये काम कर सकेगा। अभी तो इन्होंने इसे सही सलामत देखा था। और इस बीच हम देखते हैं कि वो दोनों कार लेकर थोड़ी दूरी पर आ गए, लेकिन अभी वो बदबू बिली का पीछा नहीं छोड़ रही है, जिसे तंग आकर उसने एंडी को बंदूक दिखाते हुए वहीं उतार दिया और खुद कार लेकर आगे फरार हो गया। इधर माया पानी पी रही थी तो रेड टीवी चलाने की कोशिश में लगा था। अचानक उसी समय एक आदमी अंदर घुस आया, जल्दी से कुछ हथियार बनाने लगा।
जब रेड ने उसे इसकी वजह पूछी तो उसने कहा कि मेरे पीछे पड़ा है वो, ये मैं अपनी सेफ्टी के लिए बना रहा हूँ। दूसरी तरफ हैरिस बेचारा अकेले ही रेगिस्तान में मदद के लिए भटक रहा था। लेकिन जब अचानक वो चल रहा था तो कोई चीज उसके आगे के रास्ते को रोक लेती है। ये एक इनविजिबल वॉल थी जो उसके आगे जाने के रास्ते को पूरी तरह से रोक रही थी। उसने बहुत कोशिश की लेकिन ऐसा लग रहा है कि बस यहीं तक रास्ता है, इसके आगे वो जा ही नहीं पा रहा था। ये देखकर वो हैरान था कि भला ये चीज ही क्या है। वहीं एक और हमने जब बिली को देखा तो वो अपनी ही मस्ती में मगन था। उसे अब किसी चीज की फिक्र नहीं थी, ना ही अपने दोस्त की, ना ही अपने लिए किसी काम की। अब उसके पास पैसा जो आ गया है, लेकिन अचानक उसकी कार टकरा गई। लेकिन किससे? सामने तो कोई चीज ही नहीं है। दरअसल यहाँ भी वही इनविजिबल वॉल थी जिसे उसकी टक्कर हुई थी। उसी समय वहां एंडी भी आ गया जो बिली को देखते ही एकदम से सहम गया क्योंकि उसका आधा सर गायब था। एक आंख नहीं थी, नाक तो गायब हो चुकी है, लेकिन फिर भी वो जिंदा था। एंडी ने भी कोशिश की इस वॉल को आगे जाने की, लेकिन हर बारी उसके हाथ नाकाम ही लगती है। उसे तो ये लगने लगता है कि ये पुलिस की कोई चाल है, उन्होंने किसी एडवांस वेपन को इस्तेमाल किया है जिससे कि अब हम इलाके से दूर नहीं जा सकते। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है ये हम आगे जाके जानेंगे। वहीं हैरिस ने जब दूसरे रास्ते को चुना तो उसे आगे जाकर रात के अंधेरे में एक सुनसान कॉटेज मिला, जिसके अंदर जब उसकी खिड़की से झांका तो वहां एक शख्स उसी आदमी के मांस को काट रहा है जो कैफे से उस दिन भागा था। ये देखकर वो भाग जाता है क्योंकि वहां रहना उसके लिए सही नहीं है। अब जब वो वापस अपने साथियों के पास आता है तो सभी ने उसे एक ही सवाल किया, क्या उसे कोई दिखा मदद के लिए? तो उसने हंसते हुए कहा कि बाहर सिर्फ मुझे एक इनविजिबल वॉल दिखी है जिसे हमने चारों ओर से घेर रखी है। एक अजीब सा शख्स भी दिखा जो इंसानों के कच्चे मांस को खा रहा था। अब दोनों ही बातें किसी के पल्ले नहीं पड़ती। इसी दौरान हमने एंडी और बिली को देखा जो रात के अंधेरे में आगे बढ़ रहे हैं। अचानक उनकी नजरों के सामने जॉन आ गया। जी हाँ, वही जॉन जो कार में जल गया था। लेकिन यहाँ वो ये कहता है कि कोई मुझे जलाने की कोशिश कर रहा है, प्लीज मेरी मदद करो। एंडी को कुछ भी समझ नहीं आता कि ये क्या बोले। इतने में जॉन को भी वही स्मेल आने लगती है, इसीलिए वो अपने साथियों को छोड़कर वहां से भाग गया। अब बस यही दो बचे हैं जिनके सामने अचानक एक मास्क पहने हुए अजीब सा आदमी आया। इसके पास आग वाली बंदूक थी। उसने बिना कुछ सोचे समझे इनके ऊपर बंदूक से आग छोड़ने लगा। अब एंडी तो नीचे बैठ गया इसीलिए वो, लेकिन बिली उस आग में पूरी तरह से जलने लगता है। और ऐसा करने के बाद वो आदमी वहां से बड़ी ही अजीब तरीके से लौट गया। सभी के सो जाने के बाद हैरिस कैफे के बाहर उसी रखवाली करता है कि तभी वहां एंडी आ गया जिसने कहा कि वो सरेंडर करना चाहता है क्योंकि उसके पीछे कोई अजीब सा आदमी पड़ा है। तो अब यहाँ से बाहर भी नहीं जा सकता वो, क्योंकि यहाँ एक अजीब सी दीवार है जो दिखती ही नहीं। ये सुनने के बाद एलिसन ने उसकी आंखों को चेक किया, कहा कि उसे कोई नशा तो नहीं किया, पर ऐसा कुछ नहीं था। अब उसने उसकी नर्व्स को चेक किया, पता चला कि वो बहुत ही धीमी चल रही है और ऐसा तभी होता है जब इंसान कोमा में होता है। इसके बाद उसने हैरिस की भी नर्व्स चेक करी और ऐसा ही करके सभी की नर्व्स को चेक कर रहा था। सभी में सेम नर्व्स थी, जो देखकर उसने बताया कि यहाँ तो सब मर चुके हैं या फिर हम सभी कोमा में हैं। हैरिस को ये बात बेबुनियाद लगती है क्योंकि अगर वो मर जाते तो उन्हें दर्द या फिर दर्द का एहसास ही नहीं होता। इसीलिए अब सभी वापस कैफे में चले गए, पर हैरिस ने एंडी को वहीं कार में बंद कर दिया और खुद बाहर उसकी पहरेदारी देने लगा। कुछ देर के बाद जब माया वॉशरूम में गई तो उसने महसूस किया कि कोई उसको नीचे से छू रहा है। तो वहीं रेड को भी किसी की आवाज सुनाई थी, लेकिन हैरिस को तो कोई दिखाई नहीं दिया। जिसका पीछा करते हुए वो होटल तक चला गया, वहां उसे जो दिख उसकी रूह कांप गई। दरअसल वहां एक इंसान का कटा हुआ सर था जिसको देखकर वो चिल्लाते हुए बाहर आया और बेहोश हो गया। उसकी आवाज को सुनकर डॉक्टर एलिसन बाहर आती है कि ताकि उसे होश में ला सके, कि तभी धीरे धीरे करके एंडी कार के अंदर छुपने लग गया क्योंकि उसने उसको देख लिया था। वो आ गया और उसने इस बारी एलिसन को शिकार बनाया। वो उसके पेट में अपने हाथ को घुसा देता है, जितनी भी अतड़ियां होती हैं सभी को बाहर निकाल कर फेंक देता है। अब जब तक बाकी के लोग वहां आते तब तक वो भाग चुका था, लेकिन रेड ने उसकी झलक देख ली जिसे उसे कुछ अतीत के फ्लैशबैक आ गए। उसने फौरन अपनी कार में रखे सारे सामानों को बाहर निकाला और कुछ पुराने केसेस को खोजने लगा। तब हैरिस को एक न्यूज़पेपर कटिंग दिखाई दी जिस पर किसी सीरियल किलर के हेडलाइन थी, जिसके नीचे ये भी लिखा था उसने तकरीबन 57 लोगों को मारा था और सभी के सर उसके घर के बराबर में मिले थे। लेकिन एक दिन एक होनहार ऑफिसर रेड ने उसे जिंदा पकड़ लिया। अब सभी ये पढ़ के इसके पीछे की कहानी के बारे में रेड से पूछते हैं तो उसने वही किस्सा सुनाया जो हमने कहानी की शुरुआत में देखा था, क्योंकि ये सीरियल किलर विक्टर था। उसे कई लोगों ने पकड़ने की कोशिश की, लेकिन तब तक वो उन सभी को मार दिया करता था। लेकिन जब मैंने उसे पकड़ा तो उसने कहा कि अब उसका काम खत्म हो चुका है और इसीलिए अब वो उसे पकड़ सकता है। ये कहानी सुन वहां सभी हैरान थे, पर हैरिस अब रेड से पूछता है कि अब हमें क्या करना चाहिए। तो वो बस एक ही जवाब देता है कि हमें उसे खत्म कर देना चाहिए, वरना वो ऐसे न जाने कितने लोगों को मारेगा। लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आई कि वो वापस आया कैसे। रेड ने बताया कि हम लोगों ने उसे गैस चेंबर में डालकर मौत की सजा दी थी, पर मौत से पहले उसने हमें बताया कि उसे कोई आवाज सुनाई देती है जो उसे ये सारे काम करवाया करती है।
उसी आवाज ने उसे यह कहा था कि उसे मरने के बाद यही काम करना होगा। तो अब वो अपना वही काम कर रहा है मरने के बाद भी। सभी लोग अब उसे मारने के प्लान में जुड़ गए, पर रेड भागते हुए उसी कॉटेज के पास गया जहां वो आज से 45 साल पहले आया था। यही उसे विक्टर को पकड़ा था, लेकिन आज वो उसे पकड़ लेता और अंदर जाकर टेबल पर बांध दिया। इसके बाद वो उसे सर के बीचों बीच एक ड्रिलिंग मशीन से होल करने लगता है, पर वहां कुछ दूरी पर खड़े हैरिस के सर से खून गिरने लगता है। ये मौत उसके लिए इतनी दर्दनाक थी कि वो कुछ ही पलों में वहीं गिर पड़ा और ये सब कुछ एंडी और माया देखते रह गए। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आया कि उसकी मौत कैसी हुई। सुबह हो गई, लेकिन अभी भी वो वहीं बैठा हुआ था मदद के इंतजार में। अब मदद भी आ गई थी कि वहां पर एक पुलिस कार आ गई थी। माया भागते हुए उसके सामने गई, कार तो उसके आर पार हो गया और उसे कुछ हुआ ही नहीं। और इस चीज से वो उभरी तो तभी उसके पीछे वही अजीब सा आदमी आ गया, उसमें से वो बदबू आ रही थी। इतने में वो आदमी उसके शरीर में से एक नुकीली चीज घुसाता है, लेकिन तब तक पीछे से एंडी ने उस पर शूट करके अपनी तरफ उसका ध्यान खींचा, जिससे कि माया को वो प्लान को एग्जीक्यूट करने का टाइम मिल जाए। और उसने फौरन उस ऑयल टैंकर पर शूट करना शुरू कर दिया, जिससे कि धीरे धीरे उसमें आग लगने लगती है। लेकिन तब तक माया और एंडी दोनों दूर भाग गए। वो आदमी नहीं भाग सका, जिससे वो बुरी तरह से मारा गया। धमाके की आवाज को सुनकर वहां पर एक पुलिस वाला आता है, जिसने देखा कि वहां पर एलिसन की लाश पड़ी है, जिसके पेट में रोड घुसा है। उसके साइड में हैरिस भी गिरा पड़ा है, तो कुछ ही दूरी पर माया भी गिरी है और उसके ऊपर एंडी की जली हुई लाश थी। वहीं पास में हैरिस भी गिरा पड़ा था। कुछ ही देर बाद हैरिस को होश आया और साथ में माया भी अब ठीक थी। बात कुछ ऐसी है कि जब ये सब शुरू हुआ, यानी कि जब हैरिस ने पहली बार बिली को देखा, तो उसी समय बिली ने उसे गोली मारकर मार डाला। इसके बाद दूसरा धमाका होता है, जिसमें बिली भस्म हो जाता है। उसी समय एलिसन के पेट में एक रॉड घुस जाती है। दरअसल सभी लोग पहले ही मारे जा चुके थे और विक्टर उनकी आत्माओं को उसी तरह से मुक्ति दे रहा है, बस थोड़ा टॉर्चर करके। एक एग्जाम्पल, जैसे विक्टर के सर पर गोली लगी थी, इसीलिए उसके सर में ड्रिल करके उसे मारा था। माया और हैरिस जिंदा थे, इसीलिए उन्हें कुछ भी नहीं हुआ। आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।